अच्छा, डी और एफ ब्लॉक का डिस्कशन हो गया था, तो पहले डी एंड एफ ब्लॉक का डिस्कशन करके फिर आगे मेटलर्जी फिनिश कर लेते हैं। डी एंड एफ में आपको एक दो क्वेश्चन जरूर नहीं आएंगे, क्योंकि वो पूरे के पूरे मतलब क्या बोलते हैं, कौन सा टॉपिक चल रहा है आपका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो उस पर बेस्ड है। बाकी तो हो जाएंगे आपसे। पेज नंबर पेज नंबर 90, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, कौन सा, 8 नंबर, अरे वाह, कौन सा एक नंबर दिखा तो। मैग्नेटिक मोमेंट दिया है √24, किसने पूछा। अबे मैग्नेटिक मोमेंट √24 दिया है, इसका मतलब 5 से कम हुआ ना वैल्यू। 5 से कम का मतलब क्या हुआ है, 4.9, और 4.9 का मतलब एन का वैल्यू 4। 5 से कम हुआ कि नहीं हुआ, 25 होता तो 5 आ जाता ना, 24 है ना, मतलब 5 से कम ही हुआ ना, तो इसका मतलब 4.9 हुआ। 4.9 का मतलब एन का वैल्यू कितना हुआ, 4। क्या, हो गया सोल्व, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 2, एक मिनट, डाउट आया, रुक जाओ, डाउट आया। 30, अबे 14, अब जाके बोल रही है ये 14, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40। वाह यार, डाउटलेस। कौन सा है 14, बता दो, 14 कौन सा है, 14। हाँ, ये 14 क्वेश्चन जो है, मतलब नालायक को सोल्व नहीं किया तुम लोगों ने। ये 14 क्वेश्चन यहाँ का है ही नहीं, ये पी ब्लॉक का है ये। तो ये तो डाउट बनना चाहिए था, नहीं बना, इसका समझ में आ गया। देखो, MnO4 - 2 एसिडिक मीडियम में तो KMnO4 प्लस MnO2 में जाएगा, यानी डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। कॉपर+1, पानी में बात कर रहा है, तो पानी में हमेशा कॉपर+2 स्टेबल होता है। कॉपर+2 स्टेबल होगा, तो कॉपर+1 को पानी में डाल दोगे, तो ये कॉपर+2 प्लस कॉपर में चला जाएगा, मतलब ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। Cl2 को लोगे, अगर ये चला जाएगा Cl2, तो HCl प्लस HOCl में चला जाएगा, यानी -1 और +1। तो इसका मतलब ये पार्ट कुल मिला के पी ब्लॉक में आने वाला है, नंबर 14। इसीलिए सोचो कि डाउटलेस कैसे हुआ मामला। अरे 14 पी ब्लॉक में आएगा, ठीक है। कोई नहीं, अब डाउटलेस तो हुई, सही तो मार्क तो कर लो कि पी ब्लॉक में सॉल्व हो जाएगा। कहाँ तक पहुंचे थे अपन, अभी पूरे कहाँ हुए होंगे, कॉपी तो दिखाओ रे। 1 2 3 4 5, और नंबर 6 चलेगा, बेसिमराइजेशन। ये नहीं हुआ ना अभी।
बस बेटा बस, इतना भावुक भी मत हो। डरो मत, अभी तो सेफ हूँ।
नेक्स्ट नंबर 6 है बेसिमराइजेशन। बेसिमराइजेशन ये मेथड कॉपर की मेटलर्जी में रिडक्शन मेथड है। अब कॉपर की मेटलर्जी में दो रिडक्शन मेथड होते हैं। पहला रिडक्शन मेथड है स्मेल्टिंग और दूसरा रिडक्शन मेथड है बेसिमराइजेशन। अब स्मेल्टिंग के अंदर जो आयरन का सल्फाइड है वो बचा रह जाता है, और जब तक कि ये हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली इंप्योरिटी बची रहेगी तब तक रिफाइनिंग नहीं आएगा। इसका मतलब आपको हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली इंप्योरिटी फाइनली आपको रिमूव करनी ही पड़ेगी। तो इसका मतलब जब स्मेल्टिंग प्रोसेस में आयरन का सल्फाइड बच जाता है तो इस सल्फाइड को फिर हम वापस किस में लेके आए, बेसिमराइजेशन में। इसका मतलब यहां पर रिडक्शन में दो तरह के मेथड यूज होंगे, स्मेल्टिंग और बेसिमराइजेशन। अब इस बेसिमराइजेशन में नाशपाती के जैसा बना होता है ये। अब इसके अंदर Cu2s और FeS इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये जो होता है इसे बोलते हैं कॉपरमेट। क्या बोलते हैं बेटा? मतलब पहली चीज आपसे बाय नेम पूछा जाता है कि इनमें से कॉपरमेट का फॉर्मूला क्या है। दूसरी बात, अब इसके अंदर अपन ने हॉट एयर प्रोवाइड की दोनों साइड से, और सेम वही SiO2 एज अ फ्लक्स लिया क्योंकि हमें आयरन का सल्फाइड फ्री करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, फ्लक्स। और आयरन का सल्फाइड और कॉपर का सल्फाइड दो इसके अंदर है, जिसमें कॉपर का सल्फाइड तो है मेटल क्योंकि हम कॉपर की मेटलर्जी कर रहे हैं, तो आयरन का सल्फाइड उसके कंपैरिजन में क्या हुआ, इंप्योरिटी। इसका मतलब आपको आयरन का सल्फाइड रिमूव करना है। अब देखिए बेटा, ये आयरन का सल्फाइड भी बेसिक और कॉपर का सल्फाइड भी बेसिक क्योंकि दोनों मेटालिक है। तो अब आपने फ्लक्स SiO2 क्यों लिया? क्या ये SiO2 कॉपर से रिएक्शन नहीं करेगा? दोनों मेटालिक नेचर है ना, दोनों के दोनों, मतलब दोनों बेसिक हुए। तो हम क्या इसके कान में बोल के भेज रहे क्या इसको कि जा तुझे केवल आयरन से रिएक्शन करनी है? यस, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसीलिए यहां रिएक्शन अपने आप आयरन से होनी है, कॉपर नहीं है। तो इसीलिए अब क्या होता है बेटा, जब इन दोनों को कॉपरमेट को ये हॉट एयर प्रोवाइड होती है, तो हॉट एयर प्रोवाइड होती है तो Cu2s ये वाला ये भी Cu2 बनाएगा, और FeS ये वाला ये भी FeO बनाएगा। अब होता क्या है इसके अंदर कि FeO तो बन जाएगा क्योंकि आयरन तो ऑक्साइड बनाता है। क्या कॉपर ऑक्साइड बनाना पसंद करता है? तो कॉपर ने ऑक्साइड बना तो लिया, पर अभी भी इसकी टेंडेंसी क्या है, सल्फाइड में जाने की। अब इस प्रोसेस में शुरू से ही क्या होता है बेटा, ये आयरन का सल्फाइड थोड़ा थोड़ा सा टूटता रहता है, इसीलिए ये स्मेल्टिंग में भी बच गया था, और यहां जाके अब इसे फाइनली रिमूव करना है। तो अब यहां पर आयरन का सल्फाइड कुछ हिस्सा तो यहाँ रिएक्शन करके FeO बना लिया, और कुछ हिस्सा अभी भी बच गया। तो फिर क्या होगा, ये कॉपर का ऑक्साइड उस बचे हुए हिस्से पे अटैक करेगा, और बचा हुआ हिस्सा जो है यानी जितना भी अब रिमेनिंग बचा हुआ है ना, उस रिमेनिंग FeS के ऊपर किसने अटैक किया, CO ने। और Cu2 ने अटैक करते ही इसका सल्फाइड रिप्लेस करना चालू कर दिया, और ये बन गया Cu2s प्लस FeO। अब जितना भी FeO कलेक्ट हुआ वो सारा का सारा SiO2 से रिएक्शन कर रहा है, और क्या बना रहा है, स्लेग। इसका मतलब FeO यहाँ कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया। अब रिमूव कर दिया गया तो बेटा इसके अंदर Cu2O और Cu2s दो चीज बची है। अब इसमें लगभग 40% Cu2O है और लगभग 30% क्या है, Cu2s। अब ये दो ही बचे हुए हैं इसके अंदर, आयरन पूरा फ्री हो चुका है। तो अब यहाँ पर ये दो हिस्से बचे हुए हैं, तो ये दोनों ही आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, और इसे बोलते हैं अपन सेल्फ रिडक्शन। इसका मतलब सेल्फ रिडक्शन कॉपर का बेसिमराइजेशन के अंदर होता है। अब ये सेल्फ रिडक्शन हुआ तो इसके बाद भी आप ध्यान देना, कॉपर का ऑक्साइड 40 था, ये 30 था, तो 30-30 रिएक्शन किया, यानी 10 अभी भी कॉपर का ऑक्साइड बचा हुआ है। अब ये कॉपर का ऑक्साइड बचा हुआ है, बाकी का बाकी तो कितना भी है वो सब क्या बन गया, ब्लिस्टर कॉपर। पर अभी भी कॉपर का ऑक्साइड बचा हुआ है, और ये जब तक कॉपर का ऑक्साइड रहेगा हम फाइनली से रिफाइनिंग में इलेक्ट्रोलाइटिक में ले जा नहीं पाएंगे। तो अब हमें इस कॉपर के ऑक्साइड को भी कॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए फिर हम जस्ट रिडक्शन प्रोसेस के जस्ट बाद में स्टार्ट करते हैं प्यूरिफिकेशन। और प्यूरिफिकेशन में हम पहला मेथड लेते हैं इसी कॉपर के ऑक्साइड को कॉपर में कन्वर्ट करने वाला, और वो है पॉलिंग, ये वाला। अब ये जो कॉपर का ऑक्साइड बचा है, देखो ये कॉपर का ऑक्साइड इस H2 और CO से रिएक्शन करके कॉपर प्लस H2O में कन्वर्ट हो गया। अब होता क्या है, देखो इसके अंदर पॉलिंग के अंदर, पॉलिंग में जो ब्लिस्टर कॉपर अपन को मिला है ये वाला, इस ब्लिस्टर कॉपर के अंदर कॉपर तो है, साथ में कॉपर का ऑक्साइड जो 10 बचा हुआ है वो भी इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर ग्रीन कलर का बंबू होता है ना, ग्रीन कलर का बांस, वो उसमें रखा और रख के स्टिर करना चालू किया। अब ग्रीन कलर है तो ऑब्वियसली गैसेस रिलीज करेगा, तो ये जो गैसेस रिलीज की है ये गैसेस इस ऑक्सीजन को रिमूव करने का काम कर रही है, और फाइनली इसे कॉपर बना रही है। इसका मतलब
एक कॉपर का टुकड़ा थोड़ा सा हमें मिला पॉलिंग से, और बाकी कॉपर हमें कहां से मिला, ब्लिस्टर कॉपर से। इन दोनों कॉपर को ऐड करके फिर हम लेके जा रहे हैं रिफाइनिंग प्रोसेस में। अब आप देखिए यहाँ क्लियर लिखा है इम्प्योर कॉपर। इम्प्योर कॉपर का मतलब ब्लिस्टर कॉपर प्लस पॉलिंग कॉपर, यानी जो बचा हुआ था पॉलिंग वाला थोड़ा सा वो, प्लस ब्लिस्टर वाला पूरा का पूरा। इन दोनों को लेके फिर हम फाइनली किस में आए, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर। अब देखिए आगे, तो ये जो पैसेमराइजेशन प्रोसेस है ये रिडक्शन का एक्स्ट्रा मेथड है, और कारण क्या, एफईएस बचने की वजह से। और इसके थ्रू फिर हमने सेल्फ रिडक्शन करवाया इसका, और ये बनाया ब्लिस्टर कॉपर। अच्छा, ये ब्लिस्टर कॉपर क्यों बना, क्योंकि इसमें होता है SO2। जब ये पूरा का पूरा मोल्टन स्टेट में है तो इसमें SO2 है, तो ये ठंडा होगा तो SO2 बाहर निकलना चालू करेगा, और जैसे टू इसमें SO2 बाहर निकलेगा बबल की फॉर्म में बाहर निकलेगा, और बबल की फॉर्म में बाहर निकलते इसमें पड़ जाएंगे ब्लिस्टर। ब्लिस्टर मतलब छाले। नेक्स्ट आता है रिफाइनिंग प्रोसेस। रिफाइनिंग ये होता है पहला केस लिक्वेशन। लिक्वेशन के नाम से समझ में आ गया होगा कि लिक्विड बनाना है, यानी खेल लिक्विड का है, यानी मेल्टिंग पॉइंट का गया। देखो उसमें मेटल होता है लो मेल्टिंग पॉइंट और इंप्योरिटी होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट। हमने क्या किया बेटा, इस स्लोप के ऊपर मेटल और इंप्योरिटी दोनों रख दिए। अब एक चीज बताइए, अगर हम यहाँ से टेम्परेचर देना चालू करेंगे तो पहले कौन मेल्ट होगा, अरे पहले कौन मेल्ट होगा, मेटल मेल्ट होते बेटा यहाँ से स्लोप डाउन हो जाएगा, कलेक्ट कर देंगे, इंप्योरिटी वहीं रखी रहेगी, इसे बोलते हैं लिक्वेशन। अब यहाँ बाय नेम पूछा जाता है, सबसे बड़ी खराबी यहाँ पर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस की है कि यहाँ बाय नेम पूछा जाता है कि बताइए ये एलिमेंट के लिए कौन सा प्यूरिफिकेशन मेथड होगा। इसका मतलब बाय नेम अगर पूछ रहे तो हमें इनके एग्जाम्पल पता होना जरूरी है। तो आप देखिए लिक्वेशन प्रोसेस में कहे सीताजी सुने प्रभु, मतलब कार्बन फैमिली के लास्ट के दो, और नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, मतलब नाइट्रोजन फैमिली के लास्ट के दो। तो इसमें कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली के लास्ट के दो लिक्वेशन मेथड में आते हैं। इसके आजू बाजू में मेंशन करके रखना भाई, ऐसे याद नहीं रहेंगे। कार्बन फैमिली के दो लास्ट के दो, और नाइट्रोजन फैमिली के लास्ट के दो, ये आते हैं लिक्वेशन प्रोसेस में। कार्बन फैमिली के लास्ट के दो और नाइट्रोजन फैमिली के लास्ट के दो। नेक्स्ट मेथड है अब हमारे पास डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है भाई, मेटल जो है वो लो बॉइलिंग पॉइंट की होती है और इंप्योरिटी हाई बॉइलिंग पॉइंट की होती है। अब लो बॉइलिंग पॉइंट की मेटल तो केवल वही है गिनी चुनी, ZnCdHg यानी वोलेटाइल मेटल्स। तो ये वोलेटाइल मेटल्स के लिए होता है बेटा। अब करना क्या है, आप इन दोनों को एक साथ गर्म करोगे तो बताइए वेपराइज फॉर्म में कौन कन्वर्ट होगा, पहले मेटल कलेक्ट कर लेंगे अलग से, इंप्योरिटी वहीं रह जाएगी। नेक्स्ट है जॉन रिफाइनिंग मेथड। जॉन रिफाइनिंग मेथड यूज किया जाता है मेटलॉइड्स के लिए, जैसे जर्मेनियम, गैलियम, सिलिकॉन, इनके लिए। आपको याद हो तो ये सेमीकंडक्टर्स बनाने के काम में लिए जाते हैं, और सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपने ये भी सुना होगा कि अल्ट्रा प्योर मेटल्स यूज की जाती है। तो अल्ट्रा प्योर मेटल्स का मतलब हुआ इन मेटल्स की बात कर रहे हैं जो इस मेथड से बनती है। तो इन मेथड से बनने वाली मेटल्स को क्या बोलते हैं, अल्ट्रा प्योर मेटल्स, और इनका यूज होता है एज अ सेमीकंडक्टर। और आज तो आपको पता भी है कि इनका यूज क्या होता है, सेमीकंडक्टर। SI के 4 बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो वो जगह फ्री हो गई, तो कंडक्शन का काम कर देगा वो। क्या बोलते हैं इसे, नहीं, F सेंटर बोलते हैं शायद, F सेंटर ही है ना ये, चलो कोई नहीं। अब इसका कंसेप्ट क्या बोलता है, इंप्योरिटी लिक्विड सॉल्युबल है। कंसेप्ट क्या बोलता है, इंप्योरिटी लिक्विड सॉल्युबल है। तो इसके अंदर जो भी इंप्योरिटी होगी बेटा लिक्विड सॉल्युबल होगी। अब इसका कंसेप्ट ध्यान से सुनना भाई, क्योंकि आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो इसका कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा कि क्या बोलता है। होता क्या है इसके अंदर, मेटल प्लस इंप्योरिटी पूरी इसमें भरी हुई है, एक जोन बना दिया और इसके अंदर ये पूरा भर दिया। अब इसके दोनों साइड पे हमने लगा दिया ये हीटर। क्या है ये, हीटर। अब ये हीटर क्या करेगा बेटा, टेम्परेचर देना चालू करेगा। अब जैसे ये टेम्परेचर देगा ये वाला हिस्सा मेल्ट हो गया। अब हीटर आगे किसका, अब यहाँ हिस्सा मेल्ट किया, फिर ऐसे करता करता कंटिन्यूस हीटर लास्ट तक मेल्ट करता हुआ चला गया। अब आप देखिए ये पूरा का पूरा हिस्सा मोल्टन स्टेट में। अब कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे ठंडा होगा और वापस सॉलिड स्टेट में आना चालू करेगा। अब आप देखिए इधर से पहले गर्म हुआ था तो सॉलिड स्टेट में पहले इधर से आएगा। जैसे ये सॉलिड स्टेट में आने लगेगा, इंप्योरिटी की खास बात क्या है, लिक्विड सॉल्युबल।
इसका मतलब इम्प्योरिटी आगे लिक्विड में खिसक जाएगी, फिर पीछे कैसा सॉलिड होता चला जाएगा, इम्प्योरिटी आगे खिसकती चली जाएगी, और फाइनली क्या होगा, इम्प्योरिटी बिल्कुल एंड पे आ जाएगी। अब इसको हटा दो यहां से, तो इसका मतलब ये मेटल क्या हो गई, प्योर। नेक्स्ट है क्यूपलेशन। क्यूपलेशन प्रोसेस जो होता है, एजी के साथ इम्प्योरिटीज अवेलेबल होती है, इसमें पीबी। अब पीबी की खास बात क्या है, ये वोलेटाइल ऑक्साइड बनके उड़ जाता है, और एजी की खास बात है कि एजी ऑक्साइड से नहीं बनाता है, मतलब एजी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है। आप टॉप पे लिख लीजिए ये चीज, एजी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है। और इसीलिए आपको पता है ना, अच्छा सीरीज में भी आप देखो एजी ऊपर है कि नीचे, अरे सीरीज में एजी कहाँ है, और नीचे वाले क्या बनाना पसंद करते हैं, ऑक्साइड या सल्फाइड, सल्फाइड, इसीलिए एजी ऑक्साइड बनाना पसंद नहीं करता है। और एजी यानी सिल्वर की मेटलर्जी में तो सबसे बड़ी खास बात थी इसकी यही है कि ऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, मतलब ये ऑक्साइड से रिएक्शन नहीं करता है। और एजी का अगर ऑक्साइड बनता भी है तो वो किसी न किसी के थ्रू बनता है। और आपने को याद हो तो एजी और एचजी ऐसी मेटल थी कि अगर आपने उनको गर्म कर दिया तो मेटालिक स्टेट गेन कर लेते हैं। तो अब यहां पर देखिए आप, क्यूपलेशन, क्यूपलेशन में एजी प्लस इम्प्योरिटी को लिया, दोनों की O2 से रिएक्शन करवाई, पीबी फॉर्म वोलेटाइल ऑक्साइड उड़ जाएगा, और एजी नॉट रिएक्ट विद O2, एजी बच जाएगा। इसका मतलब सिल्वर की O2 से रिएक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट आता है वेपर फेज रिफाइनिंग। इस फेज की क्या बात है कि भाई यहां पर जो मेटल्स है उसको वेपर बना के और जहां कचरे में होता है वहां से निकाल लिया जाता है। देखिए जैसे निकल, निकल इम्प्योर है अभी, मतलब इसके साथ बहुत सारी इंप्योरिटी अवेलेबल है। अब इसकी जब रिएक्शन हमने सीओ से करवाई तो हमें पता है निकल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, तो इसने मेटल कार्बोनिल बनाया, वोलेटाइल नेचर का हुआ, वहां जहां भी इंप्योरिटीज थी उनमें से उड़ के अलग हो गया, अलग होने के वापस तोड़ दिया, तो अब पहले था इम्प्योर, कलेक्ट किया और वापस टेम्परेचर देके तोड़ दिया, तो ये फाइनली आ गया प्योर। तो जो जो मेटल वेपर फेस में कन्वर्ट हो जाती है उनको इस मेथड से किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये इन जनरल मैक्सिमम के लिए हो जाता है, मैक्सिमम के लिए। तो इसकी एक खास बात है, एनोड रखा जाता है बेटा इम्प्योर मेटल का, कैथोड रखा जाता है प्योर मेटल का, और सॉल्यूशन होगा उसी मेटल के सॉल्ट का। मतलब हम कोई नया आयन बीच में इंटरफेरेंस क्रिएट करने के लिए नहीं लाएंगे। तो एनोड होगा इम्प्योर, कैथोड होगा प्योर, और सॉल्यूशन उसी मेटल के सॉल्ट का, जिसे अपन पहले बात करते हैं कॉपर की मेटलर्जी। अब ये जो सेल है बेटा, इस सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आपने दो तरह के सेल पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल, पढ़ लिया होगा अब तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होता है जो एक ही सॉल्यूशन में दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल वो होता है जिसमें अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग इलेक्ट्रोड होते हैं। अब अलग अलग सॉल्यूशन है तो फिर वो कनेक्ट होता है सॉल्ट ब्रिज से, और सॉल्ट ब्रिज बनता किससे, अगार अगार जो मीडिया होते हैं ना, वो मीडिया से बनता है ताकि इसमें आयंस इजीली पास हो जाए। अब ये एक ही सॉल्यूशन के अंदर है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेटिंग वगैरह के इनके लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लो चांदी के गहनों पे हमें गोल्ड की पॉलिश करवानी है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब पॉलिश करवा दी हमने उस पर गोल्ड की और वो बना दिया कि अब ये गोल्ड है। आपने देखा होगा कहीं कहीं गहनों पे होता है ऐसा, जो ज्वेलरीज है उन ज्वेलरीज पे पॉलिशिंग होती है। अब देखिए इसमें ये एनोड और ये कैथोड है। आपको एक चीज पता होना चाहिए बेटा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से जो ऊपर वाली मेटल है वो एनोड बनती है, नीचे वाली मेटल कैथोड बनती है। अब ऊपर वाली मेटल ज्यादा रिएक्टिव है तो ऑब्वियस है जल्दी से अपना पॉजिटिव चार्ज देगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी ना, और नीचे वाली मेटल अगर कम रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रॉन लेट लूज करेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करता है वो एनोड बनता है, इसका मतलब एनोड वो है जिसपे ऑक्सीडेशन होता है। तो अब यहां जब हम करंट पास कराते हैं तो ये जो इम्प्योर कॉपर है ये यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इस कैथोड की साइड मूव कर जाता है, और साथ में ये जो कॉपर है ये +2 इस सॉल्यूशन में गिर जाता है। अब आपको याद है तो ऑलरेडी ये सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का
इन पार्ट को बिगाड़ देगा, और जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन वाले पार्ट को बिगाड़ेगा, ये कॉपर यहां से मूव करके इस पे डिपॉजिट होगा, और ये डिपॉजिट होगा तो इधर से जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको खा जाएगा वापस, और खा के सॉलिड होकर डिपॉजिट हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन देखो वापस न्यूट्रल बन गया। फिर वापस ऐसा होगा, फिर कॉपर प्लस 2 इसमें गिरेगा, तो सॉल्यूशन का कॉपर प्लस 2 डिपॉजिट होता चला जाएगा। इसका मतलब ये बार बार सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करता जा रहा है, और फाइनली ऐसा होगा कि कुछ टाइम बाद ये इलेक्ट्रोड धीरे धीरे पतला होने लग जाएगा और ये इलेक्ट्रोड मोटा होने लग जाएगा, मतलब सारा कॉपर इस पे डिपॉजिट होने लग गया, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रोड टूट जाएगा, मतलब कंडक्शन खत्म, कॉपर डिपोजिशन कंप्लीट। दूसरी बात, अगर ये कैथोड की बात करें तो कैथोड को प्योर कॉपर का ही लेना पड़ेगा। अगर बेटा आपने इम्प्योर कॉपर का ले लिया तो आप देखिए जो कॉपर इस पे डिपॉजिट होगा वो सारी मेहनत ही बेकार होगी हमारी, तो हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन कहां कर पाए। अगर इम्प्योर ले लेंगे तो फिर हमें क्या लेना पड़ेगा, ये प्योर, ताकि इसी के ऊपर डिपोजिशन हो, फिर इस इलेक्ट्रोड को अलग कर देंगे। अब यहाँ इम्प्योर कॉपर की बात की थी तो मैंने क्या बोला आपसे, ब्लिस्टर कॉपर और पोलिंग कॉपर दोनों मिला के बनाए इम्प्योर कॉपर, यानी इसका फाइनल हमने लास्ट स्टेप लिया और फिर प्योर कॉपर हमने बना दिया। एल्यूमिनियम का केस लेते हो आप, उसमें भी यही होगा, इम्प्योर एल्यूमिनियम एनोड बनेगा, प्योर एल्यूमिनियम कैथोड बनेगा, और सॉल्यूशन भी उसी का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मेथड में किसी भी और के लिए अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे तो फिक्स है पैटर्न, एनोड कैथोड और सॉल्यूशन, ये उसी मेटल से रिलेटेड होंगे। बस एनोड होगा इम्प्योर, कैथोड होगा प्योर, और सॉल्यूशन उसी मेटल सॉल्ट का। ये लेफ्ट वाला हिस्सा मिटाना है, नंबर 6। नेक्स्ट नंबर 8, क्रोमेटोग्राफी।
ये वाला किसने नहीं लिखा? किया ना? अब अपन फाइनल कंक्लूजन पे आ चुके हैं। पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद अब थ्योरी को एक्सट्रैक्ट के रूप में अपन इसके पे बना रहे हैं। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो एल की 4 स्टेप अपन ने कनेक्ट की। 4 स्टेप कनेक्ट करने के बाद इन शॉर्ट अब शॉर्ट नोट बना रहे हैं। तो देखो कंसंट्रेशन में क्या क्या यूज किया, शॉर्ट में अपन ने लिख दिया कि इन के लिए ये यूज होगा। सेम ऐसे अपन क्या कर रहे हैं, अब इसका एक शॉर्ट नोट बना रहे हैं। मतलब अब जितनी भी थ्योरी पढ़ी है उसको एक बार पढ़ने के बाद सीधा शॉर्ट नोट पे अप्लाई करना है। मतलब अपने पास एक पेज तो आ गया शुरुआत के चार्ट का, और एक पेज या 2 पेज जो भी आपके बनते हैं प्रोसेस के, बस वो शॉर्ट में प्रोसेस लिख दो। इतने में अपना काम हो जाएगा मेटलर्जी में पूरा। तो पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद अब एक्सट्रैक्ट अपन इस पे बना रहे हैं। आपको लगता है कि मुझे और भी ऐड करना है तो फिर आप ऐड कर लेना। बाकी जो मुझे लग रहा है मैं उतना ऐड करके इसको एज अ शॉर्ट नोट तैयार कर रहा हूं। तो अपन को अब इतनी थ्योरी पे दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट नंबर देखिए 8, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है? ये एड्सॉर्प्शन पर बेस्ड है। देखो बेटा, एक तो वर्ड है एड्सॉर्प्शन एडी, और एक है वर्ड एब्जॉर्प्शन एबी। तो एडी का मतलब होता है सरफेस फिनोमिना। क्या है ये? सरफेस फिनोमिना। तो ये एड्सॉर्प्शन पर बेस्ड है, पहला वर्ड। दूसरा, इनमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? ऑलमोस्ट सिमिलर जैसी होती है। मतलब एक मेटल को आपने सॉल्युबल किया तो इस तरह की जितनी भी मेटल्स होगी सब के सब उस सॉल्वेंट पे सॉल्युबल हो जाएगी। तो इनको आसानी से हम अलग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इनकी एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टीज को यूज करके इनको अलग किया जाता है। टेम्परेचर वगैरह इन्वॉल्व करने की कोशिश हम इसलिए नहीं करते क्योंकि ये ट्रेस अमाउंट में पाई जाती है, मतलब बहुत छोटी मोटी क्वांटिटी। इन्हें क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यानी कि लैंथेनॉइड्स। अब एसओ को रिमूव करना है तो फिर हम यूज करते हैं एड्सॉर्प्शन मेथड। इसे बोलते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। आप में से हो सकता है अगर कोई लैब में गया हो बाई चांस किस्मत से, तो उसने पेपर क्रोमेटोग्राफी किया होगा शायद। किया हुआ है क्या? कितनों ने किया हुआ है पेपर क्रोमेटोग्राफी? ठीक है, मतलब पता तो है ना कि ऐसा भी कुछ है। तो ऐसे कई तरह की क्रोमेटोग्राफी होती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी आप कहाँ यूज करते हैं? लैब में। अब देखो होता क्या है बेटा, इसके अंदर एक तो है स्टेशनरी फेस और एक है मोबाइल फेस। स्टेशनरी फेस का मतलब है एक जगह जो फिट हो चुका है वो, और इसमें हमने यूज किया सिलिका जेल एज एडजॉर्बेंट। अब देखो आपको याद हो तो जब आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदा होगा तब उसके डिब्बे में एक छोटा सा पाउच निकला होगा, वो होता है सिलिका जेल का पाउच। और उसे क्यों उसमें रखा जाता है, उसका रीजन है कि जब, हाँ भाई, जब पैकिंग होती है तो पैकिंग के दौरान मॉइस्चर अंदर रह सकता है, और अगर वो मॉइस्चर अंदर रहेगा और गलती से कहीं ना कहीं गैजेट से हो जाएगा तो मे भी गैजेट को खराब करते हैं। तो इसीलिए वो छोटा सा सिलिका जेल का पाउच डाल देते हैं, ताकि गलती से मॉइस्चर रह भी जाए तो सिलिका जेल उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और गैजेट को सेफ रखेगा। तो सिलिका सिलिका जेल एक बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक मोबाइल फेस लिया जो मेटल है, देखो 3 अलग अलग मेटल है ए बी सी, इन तीनों को एक सुटेबल सॉल्वेंट पे डाल दिया। अगर एक सोल्यूबल तो दोनों भी सोल्यूबल हो जाएगी। तो ये मोबाइल फेस को जब इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर ऐड किया गया तो सिलिका जेल एज एडजॉर्बेंट है इसके अंदर। ये क्या करेगा, इन एबीसी को एडजॉर्ब करना चालू कर देगा। और देखो अब ये एप ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब ऑलमोस्ट एलिमेंट्स क्या होते हैं ब्लॉक में? कलर्ड। तो ये तीनों अपना अपना कलर बैंड दिखा देंगे कि ये अलग अलग हो चुके हैं। इसका मतलब देखते में समझ में आ जाएगा तीनों अलग अलग है। फिर यहां से हम ओपन करेंगे, सिलिका जेल को बाहर निकालना चालू करेंगे, ये सी इस कोने पे आ जाएगा, फिर हम इसको अलग कर लेंगे। दूसरी बात,
यहां से ये भी हमें पता लगा कि जो पास में एड्सॉर्ब हो रहा है उसकी ट्रेवलिंग कम हो रही है, जो दूर तक जा रहा है ऑब्वियसली ट्रेवलिंग ज्यादा हो रही है, तो एड्सॉर्बेंट यहां कम हो रहा है। तो इसीलिए देखो ये दूर जाके एड्सॉर्ब हुआ है, ये पास में एड्सॉर्ब हुआ है, मतलब इसका एड्सॉर्प्शन क्या हुआ, फास्ट, और इसका एड्सॉर्प्शन क्या हुआ, स्लो। इसे बोलते हैं बेटा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। और फिर हम इन तीनों मेटल्स को फ्री कर लेते हैं। एक तरीका और है, देखो ये कुछ एलिमेंट्स को याद रखने का। तीन तरह की प्रोसेस होती है मेटलर्जी में, एक होता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी, दूसरा होता है पायरोमेटलर्जी, और तीसरा होता है हाइड्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रो, पायरो और हाइड्रो, तीन तरह के इलेक्ट्रोमेटलर्जी होते हैं। इलेक्ट्रोमेटलर्जी का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो। अब कई सारे मेथड है एल्यूमिनियम तक जिनमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व की जाती है, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन आप यूज करते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होती है वो एल्यूमिनियम तक होते हैं। एल्यूमिनियम के बाद वालों पे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई नहीं होती है, जरूरत नहीं पड़ती है, फिर वो किससे होते हैं, अदर प्रोसेस से। तो ध्यान रखना एल्यूमिनियम तक होता है इलेक्ट्रो मेटलर्जी। उसके बाद ऊपर वाले के ऊपर हुआ इलेक्ट्रोमेटलर्जी, नीचे वाले देखो छापा वाले केस में आओ तो सीयू एजी रेयू इन पर हुआ हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी का मतलब हुआ सॉल्यूशन इन्वॉल्व होता है, क्या होता है, सॉल्यूशन इन्वॉल्व होता है। तो इसका मतलब ऊपर वाले तो करेंगे इलेक्ट्रो, सबसे नीचे वाले क्या कर रहे हैं, हाइड्रो, और मिडिल वाले करेंगे पायरो। अब पायरो कौन कौन कर रहा है, ध्यान से सुनना, देखो भाई ये पूरी सीरीज है। लीक बसर का ने मांगी अलमारी, मनी जनरेटर कार, फ्रिज सीडी कोनी, इसने प्रवाही कुटी होगी आज, वही ये सीरीज। इसका मतलब वही मिडिल वाले आप ध्यान दो, एल्यूमिनियम के जस्ट बाद के चार दिख रहे हैं, और इधर देखो यहां पर एच जी सी यू पीबी और एस एन, मतलब ये बीच के तीन नहीं है। तो ऊपर के चार, नीचे के चार, बीच के तीन नहीं है। तो ये करते हैं पायरोमेटलर्जी। अगर आप इस चार्ट से इन एलिमेंट्स को दिमाग में रखेंगे तो बहुत इजी वे में दिमाग में रहेंगे। अगर आप इनको ऐसे रटने की कोशिश करोगे दिमाग में रहेंगे नहीं, इधर किधर मर्ज होते रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाले इलेक्ट्रो, नीचे वाले, नीचे वाले हाइड्रो, और मिडिल वाले चार चार की बात करें, ऊपर वाले और नीचे वाले चार चार, ये क्या करेंगे, पायरो। और ऊपर वाले चार जस्ट एल्यूमिनियम के बाद आ गए, फिर इन तीन को फ्री कर दो, फिर वापस चार आ गए। और ये एल्यूमिनियम के नीचे वाले को एल्यूमिनियम रिप्लेस कर सकता है, इसीलिए एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट होता है MnCrFe के लिए, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। और सेल्फ रिडक्शन कौन कौन करते हैं, Pb, Cu और Hg। नेक्स्ट देखिए, अब पहला केस अपन ने बना लिया बॉक्साइड का, और इस बॉक्साइड में आपको अब सारी चीजें नजर आ गई होगी कि अपन ने एक एक चीज को कोशिश किया कि इन शॉर्ट पे अपना काम हो जाए। और अब देखिए तीन मेथड हो गए कंसंट्रेशन के, लीचिंग के, और लीचिंग के इन दोनों में तो NaOH Na2 CO3 यूज होता है, ये हो गया बेयर, ये हो गया हॉल, और ये होता है रेड वाले के लिए। और सर्पिक प्रोसेस होता है C+N2 लेते हैं, और ये कार्बन SiO2 को रिप्लेस कर देता है, तो ये होता है व्हाइट वाले के लिए। और इसके बाद Al2O3 में मिलता है ऑक्सीडेशन के बाद में, ये नॉन कंडक्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट 2000 से ज्यादा होता है। इंप्योरिटी तो इसमें खत्म हो जाती है पहले ही लीचिंग में, पर ये हाई मेल्टिंग पॉइंट और नॉन कंडक्टिंग होता है, तो इसीलिए ये फ्लक्स इसके अंदर यूज किया जाता है। ये फ्लक्स यूज करने से क्या होता है, एक तो कंडक्टिंग भी हो जाता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट लेस देन 1000 भी हो जाता है। और फाइनली रिडक्शन से हमें एल्यूमिनियम मिलता है, उसे हम रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग किससे होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और आपको याद है एनोड कैसा रहेगा, इम्प्योर, कैथोड कैसा रहेगा, प्योर, और सॉल्यूशन भी एल्यूमिनियम का रहेगा। तो इस थ्योरी का मेन रिजल्ट अब अपने लिए ये है जिस पे अपन को मेन ध्यान देना है बस। और आपको लगता है कि कोई और चीजें भी इसमें ऐड करनी है तो फिर आप देख लेना, आपके हिसाब से इसमें ऐड कर देना, मतलब अपन को कुल मिला के बस इसी पे फोकस करना है। बाकी सारी थ्योरीज को एक बार के बाद पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं। ये मिटा दूं।
ये वाला इससे मिटा दूं? मिटा दूं? अरे मिटा दूं ना अब तो बोला करना, तेरी वजह से तो रुका हुआ था। ये एल्यूमिनियम वाले का भी नंबर आ गया। कौन बच रहा है इस एल्यूमिनियम वाले पे? तो उधर का कब लिखोगे फिर? मिटा दूं ना अब तो? एल्यूमिनियम वाला।
नेक्स्ट है एजी और एयू। अरे मैं पहले समझा देता हूँ, 2-3 मिनट दे दूंगा, आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 मिनट दे देता हूँ, उसके बाद मैं घूमे आऊंगा 2-3 मिनट, और तो क्या है, पर तब तक बोर्ड भर जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद मुझे केवल आधे बोर्ड का ही काम बचा है बस। एजी या एयू, AG2S हमने लिया एज एग्जांपल। अब देखिए पहला मेथड होगा कंसंट्रेशन लीचिंग। लीचिंग में एजेंट यूज किया NaCN KCN, और इसके साथ फिर साइनाइड वाला कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब ये जो साइनाइड वाला कॉम्प्लेक्स बना है ये सॉल्युबल है। फिर इसके बाद हम कंसंट्रेशन के बाद आएंगे ऑक्सीडेशन में, और आपको याद हो तो Ag2 से रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए बेटा सिल्वर के केस में ऑक्सीडेशन स्टेप आती नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेप का प्रोडक्ट क्या होता है, मेटल ऑक्साइड, और सिल्वर बनाता ही नहीं है, इसीलिए सिल्वर के लिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं आती है। उसके बाद आता है नंबर 3 रिडक्शन, और ये लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से, इसीलिए जिंक को यूज कर लिया रिडक्शन के लिए, जिंक ने इसे रिड्यूस किया और Ag तैयार हो गया। अब इस Ag को लेके गए रिफाइनिंग प्रोसेस में, एक तो किया क्यूपलेशन और दूसरा किया इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और फाइनली जो Ag मिला है हमें लगभग 99.99% प्योर। 100 मत बोलना, क्योंकि 100 क्या होता है, आइडियल, और आप भी जानते हैं आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट है आयरन। आयरन में Fe2O3, ये तो है मेटल, प्लस SiO2 है इम्प्योरिटी। अब आप देखिए बेटा, आयरन बेसिक, SiO2 एसिडिक, इसका मतलब हमें SiO2 से रिएक्शन करवानी है यहाँ पर, तो फिर हम इसीलिए फ्लक्स क्या यूज करते हैं, बेसिक, जो SiO2 से रिएक्शन करके CaSiO3 यानी सिलेक्ट बना देता है। अब यहाँ कंसंट्रेशन क्या, मैग्नेटिक सेपरेशन से। ऐसा नहीं है कि आप केवल मैग्नेटिक सेपरेशन ही यूज कर सकते हो आयरन के लिए, आयरन के लिए आप ग्रेविटी सेपरेशन भी यूज कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर भी मिट्टी रिमूव करने का काम हो जाएगा। पर इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होने की वजह से थोड़ा सा ये आसान होता है अपने लिए मैग्नेटिक सेपरेशन, इसीलिए हम इसको प्रिफर कर लेते हैं, वरना आप चाहें तो ग्रेविटी सेपरेशन भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इससे मिलेगा कंसंट्रेटेड और, इसका हमने किया ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किससे होगा, कैल्सिनेशन। तो फाइनली हमें ऑक्सीडेटेड और मिला है, उसे रिडक्शन में लेके गए, और रिडक्शन में हमने यूज किया ब्लास्ट फर्नेस। और ब्लास्ट फर्नेस में आपको एक बात याद रखनी है भाई, लो टेम्परेचर पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा CO, और हाई टेम्परेचर पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा कार्बन। अब लो टेम्परेचर का मतलब हुआ अपर पार्ट, और हाई टेम्परेचर का मतलब हुआ लोअर पार्ट। अब इस रिडक्शन में हम फ्लक्स यूज किए थे, इस फ्लक्स से जो CaSiO3 बना है स्लेग, वो प्लस ये जो आयरन है, ये दोनों के दोनों लिक्विड हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, लेयर अलग अलग हो जाती है डेंसिटी की वजह से, इसीलिए हम फिर इसको भी अलग कर लेते हैं और आयरन को भी अलग कर लेते हैं, फिर इस पिग आयरन का रिफाइनिंग करके हम बनाते हैं रोट आयरन। अच्छा, एक सबसे बड़ी खराबी आयरन में, आयरन की कार्बन की क्वालिटी पे डिपेंड करती है इसकी क्वालिटी। देखो भाई, अगर मान लीजिए जैसे मैं बात करूं, ये है पिग आयरन, मैं आयरन का परसेंटेज भी आपको बता देता हूं। दूसरा है कास्ट आयरन, तीसरा है स्टील, और नंबर 4 है रोट आयरन। अब ये 4 तरह के जो आयरन है, इनमें बात करते हैं कार्बन का परसेंटेज कितना है। इसमें होता है बेटा कार्बन का परसेंटेज लगभग 4%, इसमें होता है लगभग 3%, इसमें होता है 0.25 से 1%, और इसमें होता है लगभग 0.1 से 0.25। ये इसमें कार्बन का परसेंटेज है भाई, और जिसमें कार्बन का परसेंटेज जितना कम होता है उस आयरन की क्वालिटी उतनी अच्छी होती है। इसका मतलब देखा जाए तो पिग आयरन और कास्ट आयरन देखा जाए तो दोनों ही घटिया क्वालिटी के हैं। स्टील अच्छी क्वालिटी है जो हम घरों में यूज करते हैं, और सबसे बेस्ट क्वालिटी है इसकी रोट आयरन। सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या है बेटा इसकी, रोट आयरन। तो ये कार्बन की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है आयरन की क्वालिटी, तो ये ध्यान रखना भाई। पिग आयरन और कॉस्ट आयरन लगभग 3-4% के आसपास है, मतलब वो घटिया क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी दो ही है, स्टील और उससे भी बढ़िया क्वालिटी क्या है, रोट आयरन। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर CuFeS2, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है बेटा, कॉपर का सल्फाइड और आयरन का सल्फाइड। अब आयरन का सल्फाइड बेस में एक तो FeS है और एक FeS2 है। FeS2 को बोलते हैं, जिसे आपने नाम सुना परऑक्साइड, तो परऑक्साइड होता है बेटा O2-2, तो अगर आप इसे H2-2 लिखोगे तो ये हो जाएगा पर सल्फाइड। तो ये तो है पर सल्फाइड और ये है सल्फाइड, तो आयरन सल्फाइड, आयरन पर सल्फाइड, और ये दोनों है इम्प्योरिटीज। अब एक खास बात और,
यहां भी कॉपर का सल्फाइड है और आयरन का सल्फाइड है, और आयरन इंप्योरिटी है। पर देखो कॉपर भी मेटल और आयरन भी मेटल, मतलब मेटल भी बेसिक, इंप्योरिटी भी बेसिक। अब दोनों के दोनों बेसिक है, तो हम फ्लक्स क्या लें? एसिडिक। पर एसिडिक लेंगे तो क्या हम उसके कान में बोलेंगे क्या कि जा आयरन के ऊपर छू? आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए ये आयरन पे अटैक करेगा, ना कि कॉपर पे। तो ये ध्यान रखना भाई, इन चीजों को सीरीज बहुत काम आएगी अपने इसके अंदर। तो अब ये अगर हम जो भी फ्लक्स लेंगे वो फ्लक्स की रिएक्शन इससे करवानी है और इम्प्योरिटी से रिएक्शन करवानी है, तो कंफर्म है फ्लक्स क्या होगा? SiO2। और SiO2 अटैक करेगा आयरन के ऊपर, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। अब देखिए, पहले हमने किया कंसंट्रेशन, फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस। इसके बाद हमने लिया ऑक्सीडेशन, और किससे होगा? रोस्टिंग। रोस्टिंग किया तो रोस्टिंग में देखो Cu2s की O2 से और FeS की O2 से रिएक्शन हुई, और फाइनली Cu2O प्लस FeO बना। पर ये इतना सा टूटता है नाम मात्र का, मतलब लाइक नेग्लिजिबल फॉर्म। कितना बना? लाइक नेग्लिजिबल फॉर्म, इतना सा बना है बस। ये इसीलिए तो आयरन का ये ऑक्साइड जो है, ये बार बार तुड़वाते हैं इसको, हर बार थोड़ा सा टूटता चला जाता है। तभी तो कॉपर के इस केस में रिडक्शन में भी जाके नहीं निकला वो, फिर हमें फाइनल रिडक्शन का एक मेथड एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा, बेसेमराइजेशन, तब जाके रिमूव हुआ था ये आयरन का सल्फाइड। तो ये बहुत जिद्दी है भाई आयरन का सल्फाइड। अब रोस्टिंग प्रोसेस हुई, नाम मात्र का ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसीलिए इसको पार्शियली रोस्टिंग भी बोला जाता है बेटा। कॉपर के लिए क्या होता है? ये पार्शियली रोस्टिंग, क्योंकि नाम मात्र का ऑक्साइड बना है। अब इसके बाद जो ऑक्सीडेटेड और आया, उसको रिडक्शन में लेके गए। रिडक्शन में एक तो यूज करना है स्मेल्टिंग, और दूसरा यूज करेंगे बेसेमराइजेशन। स्मेल्टिंग में भी आयरन का सल्फाइड बच जाता है, फिर उसे कहां जाके रिमूव करते हैं? बेसेमराइजेशन में। और आपको याद हो तो सेल्फ रिडक्शन भी कहां होता है? बेसेमराइजेशन में। और इस सेल्फ रिडक्शन की वजह से क्या बनता है? ब्लिस्टर कॉपर। अब ये ब्लिस्टर कॉपर लगभग 98% प्योर होता है। अब इसके बाद पॉलिंग मेथड आता है रिफाइनिंग में। सॉरी, इसमें रिफाइनिंग वर्ड ही यूज नहीं किया मैंने, डी मेथड, रिफाइनिंग। और रिफाइनिंग में क्या आता है? पॉलिंग। अब देखो पॉलिंग के अंदर बात आई थी, वो जरा सा कॉपर का ऑक्साइड बचा था, वो कॉपर के ऑक्साइड को कॉपर में कन्वर्ट किया जाता है। फिर ये कॉपर प्लस ये ब्लिस्टर कॉपर, इन दोनों को लेके जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में। और फाइनली हमें जो कॉपर मिलता है वो लगभग 99.99% प्योर मिलता है। भाई अगर इतना सा लिख लिया हो तो, नहीं केवल इतना सा बस, अगर ये लिख लिया हो, जब तो इसको मिटा के फिर 5-7 मिनट में क्लास छूट जाएगी। क्लास कितनी बजे का टाइम है अपना? हाँ तो बस 5-7 मिनट ही ठीक है, एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई टॉपिक तो कंप्लीट करो ना, अब जरा सा ही तो एक पार्ट बचा है, लिंगम डायग्राम। तो मिटा दो ये वाला हिस्सा। इसका लास्ट टॉपिक है एलिंगम डायग्राम।
सेकंड मिटा दूं? अरे सेकंड वाला हिस्सा। तो मिटा दूं? अरे केवल मुझे डेल्टा जी लिखना है बस, इतना सही मिटा रहा हूं बस। बस यहां तक का हिस्सा मिटाऊंगा, अपना काम हो जाएगा बस। ये लो भाई, एलिंगम डायग्राम। देखो एलिंगम डायग्राम का फॉर्मूला क्या है, ये है थर्मोडायनेमिक बेस्ट। मतलब ये क्या बताना चाहता है कि कोई भी रिएक्शन जो भी होगी मेटलर्जी प्रोसेस, वो सब थर्मो। फॉर्मूला है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मतलब कंसेप्ट तो ये है जिसको हमको यूज करना है, पर अगर एज अ बात करें शॉर्ट ट्रिक तो ये यूज कर सकते हैं, पर ये कंसेप्ट नहीं है, ये फॉर्मूला कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट क्या है? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। पर आप इसे जब शॉर्ट ट्रिक के रूप में यूज करेंगे तो आपको आंसर बहुत इजी वे में बन जाएंगे। अब ये जो फॉर्मूला है ये आप लोगों का देखा हुआ फॉर्मूला होना चाहिए, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई, ये वाला फॉर्मूला है। इसमें बस एन जो है वो गैसियस फॉर्म में रखा है अपन ने, यानी गैसियस कैलकुलेशन के लिए। अब ये जो एलिंगम डायग्राम है, देखो ये डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है। इसमें डेल्टा जी क्या बता रहा है, ये सबसे ज्यादा नेगेटिव, और इधर ऊपर जा रहे हैं तो फिर पॉजिटिव की साइड मूव करने लग गया। अब एक चीज बताइए मुझे, क्या आपको इसे देख के लग रहा है कि आपको याद है ये? मैं बोल रहा हूं आपको याद है, सबको सीरीज याद है ना? लीक बसर का ने मांगी अलमारी। अब एक काम करते हैं, बोलते हैं लीक बसर का ने मांगी अलमारी, मनी जनरेटर कार फ्रिज सीडी कोनी इसने प्रवाही कुटी होगी आज। इसका मतलब ये कोई मैंने ऐसा नहीं है, मैं तो जो मेटल दिमाग में आए वो लिखता चला गया। इसका मतलब सारा इसी पैटर्न पे चलेगा, और जो भी होगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग ही अरेंज होगा। मतलब आप सीरीज जो अरेंज करते आए हैं, आप ऊपर से नीचे बोलते थे सीरीज को, और आप ये बोलते थे कि ऊपर वाली मेटल ज्यादा रिएक्टिव, नीचे वाली कम रिएक्टिव। ऊपर वाली नीचे वाली को रिप्लेस कर सकती, पर नीचे वाली ऊपर वाली को रिप्लेस नहीं कर सकती। बिल्कुल पूरा कंसेप्ट सेम है यहाँ पर, डिफरेंस केवल इतना सा है, सीरीज आप ऊपर से नीचे बोलते हो, इसे आप नीचे से ऊपर बोलोगे। अब आप देखिए, ये भी वही बात बोल रहा है, उस सीरीज के हिसाब से सीए ज्यादा रिएक्टिव है एमजी से, यस और नो?
लीक बसर का नेम मांगी, मतलब सीए इज मोर रिएक्टिव देन एमजी। तो मतलब यहां भी वही बात है, सीए इज मोर रिएक्टिव देन एमजी। मतलब सीए एमजी को रिप्लेस कर सकता है पर एमजी सीए को रिप्लेस नहीं कर सकता। एमजीएल को रिप्लेस कर सकता है, पर यहां एक इंटरसेप्ट पॉइंट आता है। इस पॉइंट का खेल समझो। अब इस पॉइंट ने क्या बोला कि एक टेम्परेचर T1, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर के पहले आप देखो एमजी नीचे, एल ऊपर है। इस टेम्परेचर के बाद एल ऊपर है, एल नीचे है और एमजी ऊपर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस टेम्परेचर के पहले तक एमजी एल को रिप्लेस करेगा, क्योंकि जो भी सीरीज में नीचे होगा वही ऊपर वाले को रिप्लेस करेगा। ये टेम्परेचर क्रॉस होने के बाद उल्टा हो गया, अब एल एमजी को रिप्लेस कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी सीरीज में नीचे होगा वो ऊपर वाले को रिप्लेस करेगा। अब देखो एल, सीआर, आयरन, इन सबको रिप्लेस कर सकता है, इसीलिए हमने यूज किया था एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस में एल्यूमिनियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये सीरीज में इन दोनों को रिप्लेस कर सकता है। अब आप देखिए कॉपर की टेंडेंसी लगभग जीरो के आसपास के जाने लग गई, तो इसका मतलब कॉपर की टेंडेंसी ऑक्साइड बनाने की कम होने लग गई, सल्फाइड की साइड ज्यादा होने लग गई, और एजी तो देखो पॉजिटिव में चला गया। मतलब ये तो ऑक्साइड बनाना ही पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि इस रिएक्शन का डेल्टा जी अगर ओवरऑल नेगेटिव होगा तभी तो रिएक्शन पॉसिबल है। अब एक क्वेश्चन है, सीए प्लस एमजीओ, सीएओ प्लस एमजी, अब आप बताइए इन दोनों में से क्या दोनों पॉसिबल है? फर्स्ट वाला पॉसिबल है कि नहीं है? फर्स्ट वाला पॉसिबल है कि नहीं है? और सेकंड वाला नहीं होगा, क्योंकि सेकंड वाले में एमजी ने सीए को रिप्लेस किया, जो कि पॉसिबल नहीं है। और एक चीज और, डेल्टा जी ये वाला जो फॉर्मूला हमें शॉर्ट ट्रिक अब ये यूज करने वाले हैं। देखो हम सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। सी प्लस ओ टू सीओ यानी 2C प्लस ओ टू 2CO, सीओ प्लस ओ टू CO2 यानी 2CO प्लस ओ टू 2CO2, और सी प्लस ओ टू CO2, तीनों रिएक्शन बन गई। अब इन रिएक्शन में हमें देखना होता है डेल्टा एनजी। एनजी का मतलब होता है गैसियस प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे आप गैसियस फॉर्म के लिए, तो आप देखिए ये सॉलिड, ये गैस और ये गैस, तो बताइए क्या आया? ये आया +1। और इस वाले केस के लिए आप गिनो, 2 और 1 3 और ये 2, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्या है बेटा? -1। और इस वाले के लिए बात करोगे तो 0। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट कीजिए, इसमें पुट करोगे तो डेल्टा जी क्या आया? नेगेटिव। इसमें डेल्टा जी और इसमें डेल्टा जी 0। अब आप देखिए इस ग्राफ को देख के मैं सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये 0 वाला खेल चल रहा है, इसका मतलब रिएक्शन थर्ड वाली हुई, C प्लस O2 CO2। अगर यही बात आप इस पहली वाली रिएक्शन की करोगे तो पहली वाली रिएक्शन डेल्टा जी क्या बता रहा है? नेगेटिव। मतलब देखो रिएक्शन नेगेटिव की साइड मूव करेगा, और नेगेटिव की साइड मूव किया तो 2C प्लस O2 2CO बना। और ये देखिए इस वाले ने डेल्टा जी पॉजिटिव, मतलब ये ऐसे मूव करेगा पॉजिटिव की साइड, तो इसका मतलब सेकंड वाली रिएक्शन आ गई 2CO प्लस O2 2CO2। अब देखो इस रिएक्शन ने क्या बताया आपको कि ये कार्बन वाला खेल है और ये मेटल वाला खेल है। अगर इसको उठा के सीधा इसके ऊपर ले आओ तो इमेजिनेशन करना, आप देखो इस 0 पॉइंट को ऐसे क्रॉस होगा, फिर इसके बाद एक कार्बन की लाइन ऐसे जाएगी और एक कार्बन की लाइन ऐसे जाएगी। तो अब यहां कार्बन इनको इंटरसेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? अगर आपको सिंपल मेटल पे पूछ रहा है कोई दिक्कत ही नहीं है, पर कभी कार्बन को अगर मेटल के साथ मर्ज कर दे तो आपको देखो क्रॉस लाइन अपने आप दिख रही है। तो इसका मतलब आपको केवल इतना सा देखना है, जिन जिन मेटल के नीचे की साइड कार्बन होगा वही मेटल कार्बन से रिड्यूस होगी। जिन जिन मेटल में क्या होगा, कार्बन उसके नीचे की साइड आएगा वही मेटल कार्बन से रिड्यूस होगी, बाकी और मेटल रिड्यूस नहीं होगी। मे भी हो सकता है कि ये इंटरसेप्ट पॉइंट के बाद में हो रहा हो या पहले हो रहा हो, वो अलग मैटर है। अगर इंटरसेप्ट पॉइंट के बाद में कार्बन नीचे आ रहा है तो उस टेम्परेचर के बाद में कार्बन रिड्यूस करेगा उसे। पिक्चर को समझ में आई? इसका मतलब सीरीज में जो भी नीचे होता है वो ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है कंपेयर टू ऊपर वाले के। पिक्चर क्लियर भाई? बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में, और ये मेटलर्जी एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बार इसे सॉल्व करके आना, ठीक है ऑनलाइन वालों? लॉग आउट कर रहा हूं मैं, आप लोग फ्री हो, आप लोग जा सकते हो। पहले हाइड्रोजन फ्री करेंगे यार, वो छोटा सा टॉपिक तो है। हाइड्रोजन के बाद फिर शांति से पी ब्लॉक ही पढ़ेंगे।
अरे जिन जिन मेटल के केस में कार्बन नीचे आएगा उस मेटल को कार्बन रिड्यूस करेगा। ठीक है भाई, लॉग आउट कर रहा हूं भाई मैं।